जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप आज़रबाईजान में बिज़नेस रेज़िडेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। आज से पहले आपने सुना था कि आज़रबाईजान में पाकिस्तानियों के लिए बिज़नेस रेज़िडेंस मुश्किल हो गई है, बल्कि 99% रिजेक्शन रेट है और बहुत से पाकिस्तानियों को बिज़नेस रेज़िडेंस नहीं मिल रहे। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो वजूहात जिस वजह से बिज़नेस रेज़िडेंस पाकिस्तानियों को नहीं मिली, और अब हम माइग्रेशन के साथ मिलकर और उसके साथ-साथ हमारी जो लॉयर्स की टीम है उनके साथ मिलकर और साथ ही साथ हमारे जो प्रोफ़ेशनल साथी हैं उनके साथ मिलकर हम इस तरह से एक सेटअप बना रहे हैं कि हम एक ऑल इन वन सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। जो रियल बिज़नेसमैन है, जो वाक़ई अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहता है, उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए और उसकी जो बिज़नेस रेज़िडेंस की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पूरी की जा सके। तो सबसे पहले तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये कौन-सी वजूहात हैं, किस वजह से जो है वो अज़रबैजान में बिज़नेस रेज़िडेंस हमारे भाइयों को नहीं मिली। तो इसके लिए हम हमारे साथी जो हैं मिस आमना, इन्होंने डिफरेंट जो है इस हवाले से जो हमारे साथी हैं या ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस हुई और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और हम इस पैनल में डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, आमना का भी सवाल लेंगे, उसके साथ साथ आप डॉक्टर उस्मान साहब को जानते हैं, आतिफ इस्लाम साहब को जानते हैं। ये हमारी टीम है जो रियल मेंटर हेड ऑफिस से यहाँ से हम आपके साथ बात कर रहे हैं। अब बात ये है कि आज के इस मौजू में हमने डिस्कस करना है कि किन वजूहात की वजह से हम पाकिस्तानियों को बिज़नेस रेजिडेंस नहीं मिलती, जो पैकेज रियल मेंटर आपको दे रहा है उसमें क्या-क्या शामिल है और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इस पैकेज में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आमना से। जी आमना। जी सर। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जी। हमने ये सुना है कि अज़रबैजान में पाकिस्तानियों को बिज़नेस रेज़िडेंस नहीं मिल रही। जी, जी। पाकिस्तानियों को बिज़नेस रेज़िडेंस ना मिलने की वजूहात क्या हैं? हुँ, हुँ। और सर अब ये कैसे मुमकिन होगा कि कोई पाकिस्तानी बिज़नेसमैन बिज़नेस रेज़िडेंस हासिल कर सके? जी, माशाल्लाह। आमना आपका बहुत अच्छा सवाल है। जी, सबसे पहले तो आपने ये देखना है 4 से 5 बेसिक वजूहात हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई पाकिस्तानी अज़रबैजान में आता है और वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, जी, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही होती है तो उसके लिए पेड अप कैपिटल लिखना होता है। ओके, तो वो कैपिटल लिखता है $100 $200। जी, पेड अप कैपिटल $5000 या $10,000 नहीं लिखता। ओके, तो इसमें अब सबसे पहले तो वो गलती यहाँ पे करता है कि पेड अप कैपिटल जो है, जब राइट, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो वहाँ पर वो पूरा नहीं लिखता। ओके, उसके बाद जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है अज़रबैजान में, तो आप $1 पेड अप कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन वो हाज़िरियों के लिए है, फॉरेनर बिज़नेसमैन के लिए तो नहीं। फॉरेनर के लिए, जी, तो क्योंकि हाज़िरियों और फॉरेनर को बराबर के हकूक हैं, इसलिए कंपनी तो रजिस्टर्ड हो जाएगी, ओके, लेकिन आपको पता है सूटेबल कैपिटल ना होने की वजह से कोई भी बिज़नेस नहीं चलता। हुँ, हुँ, इसके बाद जब कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिलता है, हुँ, तो उसके बाद एक कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। तो ओके, बहुत से हमारे भाई कंपनी का बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाते जी, और जो भी लेन-देन करना है वो थ्रू बैंक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते थ्रू हुँ, बैंक। तो ओके, ये दूसरी गलती होगी। पेड अप कैपिटल पहली गलती, दूसरी गलती कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है हुँ, हुँ, कंपनी के ज़रिए नहीं करते। तीसरी गलती हुँ, कि वो आसान इम्ज़ा लेकर जो वर्कर हायर करते हैं, उनको लीगली गवर्नमेंट के हुँ, हुँ, साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ओके, यानी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हुँ, उसकी सोशल सिक्योरिटी पे नहीं करते। ओके, तो ये तीसरी गलती होगी। हुँ, हुँ, तो अब इन 3 गलतियों की वजह से होता क्या है कि आपका बिज़नेस सेटअप वो शो नहीं हो रहा होता गवर्नमेंट को। ओके, आपके पास प्रॉपर पेड अप कैपिटल नहीं है कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं है, लीगल ट्रांज़ैक्शन नहीं है, आपके पास जो वर्कर है वो लीगल नहीं है, उसका एग्रीमेंट लीगल नहीं है और उसका बाद आपने सोशल सिक्योरिटी पे नहीं की। उसके बाद आप कंपनी के जो टैक्सेस होते हैं हुँ, हुँ, वो बहुत ही मिनिमम गवर्नमेंट ने रखे हैं 4%। जो बहुत से भाई हैं वो टैक्स ही पे नहीं करते। मसलन 3000 से 5000 कंपनियां पाकिस्तानियों ने रजिस्टर्ड करवाई, ओके, लेकिन उनमें से 1% ने भी, मैंने हुँ, कहा हुँ, 1% 8% यस, भी इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं फॉलो किया। नहीं कर रही, यस, तो अब जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा के, बिजनेस रजिस्टर्ड करवा के, एक सेटअप बना हुँ, के हुँ, उसके ऊपर बिजनेस रेजिडेंस लेना चाहते हैं, जी, तो आप उस मुल्क के कानून को ही फॉलो नहीं कर यस, रहे, यस, आप पूरा सेटअप ही नहीं बना रहे बना,
और लीगली नहीं बना रहे तो आपको बिजनेस रेजिडेंस किस बेस पर मिला? किस बेस पर मिलेगी? एग्जैक्टली। सो दिस वाज द फर्स्ट कि आपने 4-5 गलतियां। तो हमने इस सारे मैटर को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस किया ओके। और हमने ये पॉइंट उठाया कि पाकिस्तानियों को जो है किन वजूहात की वजह से नहीं मिल रही बिजनेस रेजिडेंस, और जो हमारे रियल बिजनेसमैन है जो वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो वाकई बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो फिर हमने ये सारा वर्कआउट किया हमारी लॉयर टीम के साथ, उसके साथ साथ हमारे प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट हैं उनके साथ, और उसके साथ ही हमने गवर्नमेंट के साथ इसको एडवाइस किया, गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट किया, डिस्कस किया। तो फिर हमने ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन निकाला कि हम एक पैकेज दे दें जिसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन हो, वर्कर के लीगल एग्रीमेंट हो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो, और क्योंकि बाहर से जो बंदा आता है वो यहाँ पर उसको लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के वो जो कानूनी स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाता, तो वो आधा अधूरा काम करता है। मसलन कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जो लाइसेंस मिलता है उसके बाद ही तो सारे 6 से 7 डिपार्टमेंट के साथ, यानी आसान इम्जा भी उसके बाद मिलना है, वर्कर का लीगल एग्रीमेंट भी उसके बाद होना है, ये सारी चीजें बाद में होनी है। लेकिन वो बंदा करता ही नहीं, वो लाइसेंस लेकर समझता है कि उसकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, बाद में जो काम करने वाले वो नहीं करते। तो उम्मीद है कि आपको एक समराइज, इसमें डिटेल तो बहुत है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस्मान का भी सवाल लिया जाए। जी उस्मान सर, बहुत शुक्रिया। मैं भी एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ जी, जो कि इस वक्त बड़े ज़रूरी चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से बिजनेस टीआरसी जो है वो क्लोज रही, मामलात रहे। अब चूंकि आपसे कुछ लोगों ने इस्तिफादा भी हासिल किया और आपको फोर्स भी किया, रिक्वेस्ट भी की, और आपने कोई सोल्यूशन निकाल कर लेकर है, ये आपकी सबसे पहली बात है कि बिजनेस रेजिडेंस कभी भी क्लोज नहीं थी। बिजनेस रेजिडेंस खुली हुई थी लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही थी, और उनको स्पेशली नहीं मिल रही थी, वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या कोई भी हो, प्रॉपर जो जिनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है और जिन्होंने कानून को फॉलो करते हुए बिजनेस सेटअप नहीं बनाया। ठीक है, आपने चाहे बिजनेस सेटअप बनाया है, आपके पास वर्कर भी हैं, आपका एक सपोज करे हॉस्टल है, रेस्टोरेंट है या कोई भी बिजनेस है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट को आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक के थ्रू नहीं हो रही, आपके जो भी वर्कर है लीगल एग्रीमेंट नहीं है, आप गवर्नमेंट को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट की नजर में तो आप बिजनेसमैन नहीं है। तो फिर आपको किस बेस पे बिजनेस रेजिडेंस मिला? और जिनको मिली भी तो फिर उनको कैंसिल कर दी गई, क्योंकि अब देखिए उन्होंने प्रॉपर वे से यूज सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं ली, फेक यानी अंडर द टेबल पैसे दे गए कैसे भी। तो ऐसी सूरत हाल में जो होता है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बंद कभी नहीं थी, लेकिन फेक लोग जो होते हैं, यानी फेक लोगों से मुराद ऐसे लोग जिनने फेक डॉक्यूमेंटेशन से या पूरा सही तरह से एक लीगल सिस्टम के तहत अप्लाई नहीं किया, या उनको पता नहीं था, या फिर उन्होंने वो गली मोहल्ले के जो एजेंट होते हैं उनके जरिए अप्लाई किया, प्रॉपर लॉयर के जरिए अप्लाई नहीं किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की और प्रॉपर एक लीगल बिजनेस सेटअप नहीं बनाया, तो फिर उनको बिजनेस रेजिडेंस नहीं मिल रही। ठीक हो गया। सेकंड मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि बिजनेस टीआरसी अप्लाई करने और हासिल करने के लिए कितना वक्त चाहिए, और उसके साथ बिजनेस टीआरसी रेजिडेंस हासिल करने के लिए वीजा कैटेगरी कौन सी होगी? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है कि वक्त के हवाले से अगर हम बात करें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में 4-5 दिन का प्रोसेस चाहिए होता है। उसके बाद आपने ऑफिस से अरेंज करना है, उसके बाद आपने वर्कर अरेंज करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके जो आसान इम्जा लेना है, तो ये सारे प्रोसेसिंग में 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। ठीक है। अगर आपके पास ई वीज़ा 1 महीने का है तो आप शुरू से अगर पहले दिन से ही डेडिकेटेड इसके लिए टाइम लगाएं तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। वैसे तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिन चाहिए, लेकिन उसकी फाइल प्रिपेयर करने के लिए 2 दिन चाहिए, 5 दिन। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक अकाउंट भी खुलना है, आसान इम्जा भी लेना है, वर्कर एग्रीमेंट भी होना है, उसके बाद आपने ऑफिस एग्रीमेंट करना है, उसके बाद आपने कोई आगे जो एक्टिविटी शो करनी है, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन 10-15 दिन लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि 3 हफ्ते में ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है अगर बिजनेसमैन पूरा इसको डेडिकेटेड करे। तो इसके लिए 10-15 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, चखारिश के यानी टाइटल डीड वगैरह, बिजनेस एड्रेस चाहिए होता है, वर्कर चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें A to Z वो सारी हमारे पैकेज में शामिल है। ठीक है। तो
आपने वक्त पूछा 3 हफ्ते चाहिए Yeah. इसको अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद 3 हफ्ते इमिग्रेशन लेती है आपको बिजनेस रेजिडेंस देने में। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप फाइल सबमिट करवा दें उस दिन के बाद आप लीगल हो। लीगल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए। दूसरा आपके पास बिजनेस वीजा होना चाहिए। आपने होना पूछा कि बिजनेस रेजिडेंस के लिए वीजा की कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी क्या है? तो टूरिस्ट वीजा पे आप बिजनेस रेजिडेंस अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आप कंपनी रजिस्टर्ड भी करवा लें। तो आपका वीजा की कैटेगरी बिजनेस Business वीजा visa। होना चाहिए। तो वो ई वीजा निकल आता है, हम इस पैकेज में वो ई वीजा भी दे रहे हैं, बिजनेस विजिट वीजा दे रहे हैं, ठीक जिस है। पर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा के, ये यानी इस पैकेज में हम ए टू जेड सारी चीजें कंप्लीट ए टू जेड यानी 1 to all यानी सारा इसमें हम दे रहे हैं। सेकंड मेरा आपसे सवाल है कि सर बिजनेस पैकेज कौन कौन से आप जो सर्विस दे रहे हैं उसमें जो आपकी सर्विसेज शामिल नहीं है? जी बिल्कुल, ये सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन इससे पहले आतिफ साहब जी, का जी। सवाल लेंगे, जी, जी। उसके बाद ये पैटर्न से चले एक एक सवाल जी, और जी। ज्यादा बेटर होगी। जी आतिफ साहब। इसका मेरा मेडिकल के हवाले से सवाल है। जी जी बिजनेस रेजिडेंस हासिल करने के लिए कौन से मेडिकल टेस्ट करवाने जरूरी हैं? जी आया कि वो पाकिस्तान से ही करवा के आए या यहाँ आके करवाने चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मेडिकल टेस्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपके आने जाने के सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आपने आए गए और सारे प्रोसेस में जो जो भी आपका खर्चा है 3000 4000 जितना भी, तो वो आपका ज़ाया हो सकता है। सही। तो यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और उसके साथ साथ एड्स, इन सही। तीनों का टेस्ट होता है। ये तीनों नेगेटिव होने चाहिए। सही। तो बेटर है कि आप किसी भी किस्म की, चाहे आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए करें चाहे आप बिजनेस रेजिडेंस के लिए करें, तो सही। आप अपने एहतियाती तौर पर पाकिस्तान में ही पहले से ये करवा लें टेस्ट। सही। तो अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसका फिर वो पैसा ज़ाया ना हो, ट्रैवलिंग का और टाइम उसका ज़ाया ना हो। तो हेपेटाइटिस बी, सी एंड एड्स, ये टेस्ट तीनों नेगेटिव होने चाहिए। सही। तो बहुत अच्छा सवाल था आपका, थैंक यू वेरी मच, और आपने माशाल्लाह बड़ा उसको टू द पॉइंट किया। जी सर। सर मेरे कहने का दूसरा क्वेश्चन इसमें से यही था कि ठीक है। पाकिस्तान से टेस्ट करवा के आए वो तो यहाँ हाँ भी ज़्यादा आके बेटर है कि वो वहाँ पे करवा ले अपनी तसल्ली के लिए, ताकि उसका पैसा, और लेकिन जो यूज होना है वो तो यहाँ पे होना है ना, यहाँ। डॉक्यूमेंटेशन में तो यहाँ का, Documentation। यहाँ तो लाजमी होगा ना, लेकिन वो आने से पहले करवा ले तो एक एहतियाती तौर पे, ताकि अगर अल्लाह ना करे अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका ज़ाया ना हो पैसा और टाइम। बहुत शुक्रिया। जी आमना, अब आपकी दोबारा बारी है। जी सर। जी आमना। जी सर, मैं पूछना चाहूंगी कि रियल मेंटोर के बिजनेस पैकेज में कौन कौन से सर्विसेज शामिल हैं? जी ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि हमें डिटेल्स इसकी देनी है हमारे साथियों को। ये 10-12 के करीब जो सर्विसेज हैं वो इसमें शामिल है। मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ले लें कि पैकेज के अंदर हमने बिजनेस वीज़ा आपको, जो जो बहुत से लोग पूछते हैं कि मुझे वीज़ा चाहिए, तो बिजनेस वीज़ा इसी पैकेज में शामिल है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट से पिक करने की सहूलत मौजूद है। आपके लिए अकोमोडेशन का अरेंजमेंट हमारी टीम करेगी, पेमेंट तो आप खुद ही करेंगे अकोमोडेशन की। उसके बाद ये आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी इसमें शामिल है, एयरपोर्ट से लाने की। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सारी ट्रांसलेशन वगैरह वो इसके अंदर शामिल है। इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन है, बैंक अकाउंट है, आपके लिए वर्कर फाइंड करना है, आपके लिए ऑफिस फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें। और फिर कंपनी के लिए जो बिजनेस एड्रेस चाहिए वो इसमें शामिल है। और उसके साथ साथ आपके लिए जो चखारिश या टाइटल डील या आपका रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए वो भी इसमें शामिल है, यानी कंपनी का बिजनेस एड्रेस भी शामिल है और आपकी जो टाइटल डील है वो भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद 6 महीनों के लिए आपकी कंपनी के अकाउंट्स की मैनेजमेंट भी इसके अंदर शामिल है। आसान इम्जा गवर्नमेंट से लेना वो भी इसमें शामिल है, और आपके वर्कर का लीगल एग्रीमेंट करना वो भी इसमें शामिल है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह वो भी इसमें शामिल है। अगर हम ये सारी बातें करें तो आज़रबाईजान में कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर बिजनेस रेजिडेंस अप्लाई करने तक जो 10, 12, 15 किस्म के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, वर्कर से हों, ऑफिस से हों, या फिर बैंक अकाउंट्स ओपन करना हो, या जो भी मामला हैं, वो सारे के सारे हमने इस पैकेज में शामिल कर दिए ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो ये पैकेज अहाता करता है आपके बिजनेस रेजिडेंस लेने तक जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है
और जो भी मरहले आते हैं उसमें सबसे पहले आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए, एयरपोर्ट से रिसीव करना है, यहाँ पे लाके आपकी कंपनी रजिस्टर करवानी है, कंपनी का बिजनेस अकाउंट खोलना है, आपके लिए वर्कर हायर करना है, ऑफिस जो है आपके लिए अरेंज करना है कंपनी के लिए, और उसके बाद आसान इम्जा लेना है, यानी एवरीथिंग। और फिर कंपनी का बिजनेस एड्रेस है और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। और फिर 6 से 7 डिपार्टमेंट में कंपनी की रजिस्ट्रेशन है। सो एवरीथिंग हमारी लीगल टीम ने इसमें शामिल कर दी ताकि आपके लिए किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो और आपकी सक्सेस 100% यकीनी हो जाए। लेकिन 100% यकीनी होने के साथ साथ फिर भी हम कहते हैं कि आप इसे 99% कंसिडर करें। वजह क्या होती है कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, आपका किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे चेक की जाती है और उसके बाद आपको रेजिडेंस दी जाती है। अब हम आते हैं डॉक्टर उस्मान के सवाल की तरफ। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर उस्मान, सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा लास्ट में कि सबसे business पहले package बिजनेस पैकेज में आपने ये पूछा था कि क्या शामिल नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल था क्योंकि बहुत से लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अच्छा, क्या इसमें शामिल क्या नहीं है कि जो आपने खाना खाना है जी 3 वक्त सुबह दोपहर शाम, वो शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, जिस अकोमोडेशन में आपने रहना उस घर का किराया इसमें शामिल नहीं। ठीक हो गया। जो दफ्तर आपकी कंपनी का है अरेंज तो हम करेंगे लेकिन उसका किराया इसमें शामिल नहीं नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूस एक्सपेंसेस है ना। उसके बाद जो वर्कर आपको 1 या 2 रखने हैं आपने, वो उनकी वर्कर की सैलरी वर्कर हम अरेंज कर देंगे। 300 $350 में हो जाता है वर्कर, ऑफिस भी $500-600 के अंदर हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यू एक्सपेंसेस है तो हर महीने पे कर रहे हैं। यानी ऑफिस का एक्सपेंस है, वर्कर की सैलरी है, वो इसमें शामिल नहीं है, फूड इसमें शामिल नहीं, ठीक है, आपकी अकोमोडेशन इसमें शामिल नहीं, आपका मेडिकल टेस्ट भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसमें शामिल नहीं। और जी जी उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट को टैक्स आपने बाद में देना जब आपको बिजनेस रेजिडेंस मिल गई है तो वो इसमें शामिल नहीं है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल सही। ये और कोई सवाल रह गया जी आपका? बिल्कुल सर, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। जी जी, खुदा ना ख्वास्ता खुदा अगर बिजनेस रेजिडेंस हमारा जो है रिजेक्ट हो जाता है, जी जी, ठीक है, तो जो हमने सर्विसेज के लिए पे किया है क्या उसमें से कुछ रिफंड हो सकता है या नहीं? ये तो हर बंदे का यही सवाल होता है और ये बड़ा अहम सवाल है कि जो हमने पैसे दिए हैं, यानी कि आपका दिल करता है कि हमें कोई पैसे ना दे। एनीवे बात ये है कि जब आप ये पैकेज ले रहे हैं तो हमने ये पूरी हमारी लीगल टीम ने काम किया, हमारी एचआर टीम ने काम किया, हमारी प्रॉपर्टी टीम ने काम किया, रियल एस्टेट एजेंट्स ने आपके लिए ऑफिस फाइंड करना, एचआर टीम ने जो आपके लिए वर्कर फाइंड करना, लॉयर टीम ने डॉक्यूमेंटेशन। तो अब जब ये टीम काम करती है तो डेफिनेटली उनके एक्सपेंसेस भी होते हैं, सर्विस चार्जेस भी होते हैं। तो हमने फिर भी क्लाइंट को जहन में रखते हुए ये कहा अपनी सारी टीमों से कि अल्लाह ना करे अगर 1% चांस है रिजेक्शन का, 99% सक्सेस का चांस है, लेकिन वो जो 1% है फिर भी हमने एहतियाती तौर पर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए रखा कि उसको 50% जो भी उसने पे किया है, मसलन 5500, तो उसको 50% उसका रिफंड किया जाएगा और ये रिटर्न एग्रीमेंट में होगा। ठीक है, हालांकि नॉन रिफंडेबल होता है लेकिन क्योंकि हम रियल मेंटर एक ब्रांड है और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक कमिटेड सर्विस देना चाहते हैं और ज़हनी सेटिस्फेक्शन के साथ देना चाहते हैं, हम हलाल रिज़्क पे यकीन रखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो मेहनत की है उसी का हमें मिलना चाहिए। तो आपकी कामयाबी हमारे लिए सबसे अहम है। अल्लाह ना करे किसी वजह से अगर रिजेक्शन होती है तो आपको 50% रिफंड होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात अहम है, ऐसे लोगों को रिफंड नहीं होगा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड पीछे है, जिनका पाकिस्तान में कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था तो इस वजह से रिजेक्ट हो गया। कोई टेक्निकल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी गलती हो, हमारे लॉयर्स की, या कोई यहाँ के जो मामला तो कानून हो उसकी हो, तो वो 50%। लेकिन अगर वो बंदा उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो उसका जो जैसे आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ये, तो ऐसी सूरत में नॉन रिफंडेबल हो। जी बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखी और उसके साथ साथ टीम मेंबर्स ने बड़े ही अच्छे सवाल किए। बिजनेस रेजिडेंस अगर आप लेना चाहते हैं वो भी आज़रबाईजान में 99% आप श्योर हैं, हमारी तरफ से तो 100% है लेकिन हम कहते हैं उसको 99% है
क्योंकि 100% तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। हम इंसान सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दिलाएगी। और ये ऑलमोस्ट 5 से 10 केसेस हम हर महीने शुरू में कर रहे हैं और उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेना चाहते हैं या बिजनेस रेजिडेंस, तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।